भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे स्वयं बनाना है। आहा, ये शब्द कंप्यूटर विज्ञान के जाने माने नाम एलन के हैं और मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत के लिए ये बिल्कुल सही बात हैं। नमस्कार। नमस्कार और इस गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक शायद साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अब हकीकत बनने की राह पर है। जैविक संगणना यानी बायो कंप्यूटिंग। और इसमें भी हम खास तौर पर देखेंगे कि कैसे सूक्ष्म जीवों मतलब बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये फील्ड आजकल काफी चर्चा में है। हमारी ये बातचीत खास तौर पर राइस यूनिवर्सिटी में चल रहे एक प्रोजेक्ट पर आधारित है। उन्हें हाल में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF से एक अच्छी खासी ग्रांट भी मिली है इसके लिए। अच्छा। हाँ, और ये प्रोजेक्ट जो पारंपरिक कंप्यूटिंग है ना, सिलिकॉन चिप्स वाली, उस पूरी सोच को ये चैलेंज कर रहा है। मतलब सोचिए, चिप्स और तारों की जगह जीवित कोशिकाएं, उनसे कंप्यूटर बनाना। तो फिर आज इस विश्लेषण का हमारा मकसद क्या है? हम इस नई उभरती हुई तकनीक को बारीकी से समझना चाहते हैं। ये आखिर है क्या, काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं और भविष्य के लिए, खासकर हमारे समाज और तकनीक के विकास के लिए इसके क्या मायने हैं। ये जानकारी उन सब के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो साइंस और टेक में हो रहे बदलावों पर नजर रखते हैं। जी। और हाँ, खासकर जो लोग UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में एक जरूरी टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। क्या वाकई बैक्टीरिया हमारे अगले सुपर कंप्यूटर बन सकते हैं? क्या लगता है आपको? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। शुरुआत शायद हमें बिल्कुल बेसिक से करनी चाहिए। आखिर ये जैविक संगणना या बायो कंप्यूटिंग है क्या चीज? हाँ, पहले यही समझते हैं। देखिए, जब हम कंप्यूटर सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सिलिकॉन चिप्स, तारें, है ना, धातु, प्लास्टिक, यही सब। जैविक संगणना इस सोच को आप कह सकते हैं पलट देती है। इसका जो मूल आइडिया है वो है कि कंप्यूटर बनाने के लिए इन निर्जीव चीजों की जगह जीवित जैविक सामग्री मतलब लिविंग मैटर का इस्तेमाल किया जाए। सही कहा। और ये जैविक सामग्री कई तरह की हो सकती है, जैसे लैब में बनाई गई मस्तिष्क कोशिकाओं के छोटे छोटे गुच्छे, जिन्हें ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। ऑर्गेनॉइड्स? हाँ, ऑर्गेनॉइड्स। या फिर जिनकी बात हम आज ज्यादा करेंगे, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया। लेकिन एक मिनट, इसकी जरूरत ही क्यों है? हमारे पास तो पहले से इतने पावरफुल कंप्यूटर हैं, तो फिर जीवित कोशिकाओं से कंप्यूटर बनाने की क्या तुक है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है प्रकृति की कमाल की एफिशिएंसी। खासकर हमारा दिमाग या जानवरों का दिमाग। अच्छा। हमारा दिमाग कितनी जटिल गणनाई करता है, सीखता है, याद रखता है, और ये सब बहुत ही कम ऊर्जा खर्च करके, है ना? हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, वो बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये ऊर्जा की खपत एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये जो बायो कंप्यूटिंग है, ये इस एनर्जी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन दे सकती है, क्योंकि जीवित कोशिकाएं वो तो नेचुरल तरीके से ही एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। अच्छा, तो ये ऊर्जा बचाने का एक तरीका हो सकता है। क्या इस पर कुछ काम हो भी रहा है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर, या ये भी सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, काम शुरू हो चुका है। जैसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है फाइनल स्पार्क, उन्होंने मानव मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड्स का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया भी है। सच में? दिमाग की कोशिकाओं से? हाँ, बिल्कुल। और वैज्ञानिक इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। उनका लक्ष्य है एक ऐसा AI सिस्टम बनाना जो मौजूदा सिस्टम के मुकाबले बहुत बहुत कम बिजली ले। ये तो कमाल है। खैर, आज हमारा फोकस राइस यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट पर है, जो ऑर्गेनॉइड्स के बजाय सूक्ष्म जीवों मतलब माइक्रोब्स पर काम कर रहा है। ये तरीका उनसे अलग कैसे है? इसमें क्या खास है? हाँ, राइस यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट वाकई अनोखा है। उन्हें NSF से करीब $1.99 मिलियन की ग्रांट मिली है और वो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके अगले 4 साल इस पर काम करेंगे। 4 साल? जी। और इनकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से सूक्ष्म जीवों पर फोकस कर रहे हैं। जैसा कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे प्रोफेसर मैथ्यू बेनेट ने कहा भी, सूक्ष्म जीव सूचनाओं को प्रोसेस करने में असाधारण होते हैं। हम जीव विज्ञान को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मतलब जोड़कर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की एक नई क्लास बनाना चाहते हैं, जो अपने माहौल के हिसाब से ढल सकें, सीख सकें और प्रतिक्रिया दे सकें। एक मिनट, आप कह रही हैं कि वो बैक्टीरिया जैसी एक अकेली कोशिका को एक प्रोसेसर मान रहे हैं
और हजारों लाखों बैक्टीरिया मिलकर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही इस अप्रोच की सबसे क्रांतिकारी बात है। हर एक बैक्टीरिया सेल अपने आप में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसर हो सकता है। अच्छा। और क्योंकि ये सूक्ष्म जीव नेचुरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें आपस में जोड़कर एक बहुत शक्तिशाली बायोलॉजिकल कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। ये कंप्यूटिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो प्रकृति के अपने डिजाइन पर बेस्ड है। ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही यकीन करना मुश्किल है, पर ये असल में काम कैसे करेगा? मेरा मतलब है, लाखों बैक्टीरिया एक साथ मिलकर कोई कैलकुलेशन, कोई प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? देखिए, ये सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे रहते हैं। वो लगातार एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं, आमतौर पर केमिकल सिग्नल के जरिए, कभी-कभी शायद इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी। हाँ। सोचिए, जैसे चींटियां गंध छोड़कर एक दूसरे को रास्ता बताती हैं, कुछ वैसा ही। राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इसी नेचुरल कम्युनिकेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, तो वो उनके आपसी बातचीत को इस्तेमाल करेंगे, पर कैसे? इसे कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए, उनके लिए एक ऑटोमेटिक घर और दफ्तर जैसा, जहां उन्हें लगातार खाना पीना मिलता रहे और वो एक्टिव रहें। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन माइक्रोबियल नेटवर्क्स को इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ना। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब तारें वगैरह जोड़ेंगे? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। मतलब ऐसी तकनीक बनाना जिससे हम इन बैक्टीरिया के नेटवर्क से निकलने वाले सिग्नल्स को पढ़ सकें, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदल सकें। अच्छा। और शायद भविष्य में हम बाहर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर उनके बर्ताव को कंट्रोल भी कर सकें। इस तरह एक पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम बन सकता है। पैरेलल कंप्यूटिंग, ये क्या होता है? पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब जब किसी बड़ी प्रॉब्लम या कैलकुलेशन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और कई प्रोसेसर एक साथ उन हिस्सों पर काम करते हैं। जैसे फैक्ट्री में अलग-अलग मशीनें एक साथ काम करती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। यहाँ हर बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का ग्रुप एक छोटे प्रोसेसर की तरह काम करेगा और सब मिलकर एक बड़ी गणना को पूरा करेंगे। और प्रोफेसर बनेट ने सीखने और अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन की बात भी कही थी। क्या ये बैक्टीरिया सीख भी सकते हैं? हाँ, और यहीं पर ये तकनीक पारंपरिक कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती है। ये सेटअप ऐसा बनाया जा रहा है कि ये माइक्रोबियल नेटवर्क समय के साथ अपने अनुभव से सीख सके और खुद को बदल सके, मतलब अडेप्ट कर सके। वो पैटर्न पहचानना सीख सकते हैं। पैटर्न पहचानना, जैसे फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर करता है। कुछ वैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा फंडामेंटल लेवल पर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम सीधे केमिकल इनपुट पर प्रतिक्रिया कर सकता है। केमिकल इनपुट मतलब? मान लीजिए हमें पानी में किसी खास नुकसानदेह केमिकल का पता लगाना है। पारंपरिक कंप्यूटर को पहले एक सेंसर चाहिए होगा जो उस केमिकल को डिटेक्ट करके डेटा कंप्यूटर को भेजेगा, है ना? हाँ, सही है। लेकिन ये जैविक कंप्यूटर शायद सीधे उस केमिकल की मौजूदगी को महसूस कर सकेगा और उसके आधार पर सिग्नल देगा। ये पारंपरिक कंप्यूटर सीधे नहीं कर सकते, वो डिजिटल दुनिया में है, जबकि ये जैविक कंप्यूटर हमारी फिजिकल केमिकल दुनिया से सीधे जुड़ सकते हैं। वाह, ये तो सच में कंप्यूटिंग की परिभाषा ही बदल सकता है। कंप्यूटर जो सिर्फ गणना नहीं करते बल्कि अपने आसपास के माहौल को सीधे समझ सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। अगर ये तकनीक कामयाब होती है तो इसके असल दुनिया में क्या फायदे हो सकते हैं? कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? संभावनाएं तो बहुत हैं। कुछ खास एरियाज की बात करें तो पहला, चिकित्सा निदान, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। जी, सोचिए, ऐसे स्मार्ट बायोसेंसर जो शरीर में किसी बीमारी के शुरुआती निशान, मतलब खास केमिकल सिग्नल या बायोमार्कर का पता लगा लें। शायद एक दिन ऐसा सेंसर हो जो खून की एक बूंद से या सांस से ही किसी गंभीर बीमारी का पता शुरू में ही लगा ले। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी होगा। दूसरा, पर्यावरण निगरानी। इसी तरह यह सिस्टम पानी, मिट्टी या हवा में खतरनाक पोल्यूटेंट्स या केमिकल्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जैसे ही कोई खतरा दिखे अलर्ट भेज सकते हैं। और तीसरा, अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग। ये पूरी तरह से नई किस्म की कंप्यूटिंग प्रणालियों का आधार बन सकते हैं जो शायद उन जटिल समस्याओं को हल कर पाएं जिन्हें आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी नहीं सुलझा पाते, खासकर ऐसी समस्याएं जिनमें पैटर्न पहचानना या अडेप्टेशन जरूरी हो। और आपने कहा कि इनसे जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिल सकेगी। ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। यही चीज इन्हें सिर्फ डिटेक्टर नहीं
बल्कि स्मार्ट बायोसेंसर बनाती है। ये न सिर्फ किसी केमिकल का पता लगा सकते हैं, बल्कि उस जानकारी को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में आगे भेज सकते हैं, शायद फोन पर या किसी कंट्रोल सिस्टम को। अच्छा। प्रोफेसर बेनेट का तो ये भी मानना है कि ये जीवित कंप्यूटर कुछ मामलों में पारंपरिक मशीनों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। वे अपने माहौल के हिसाब से ढल सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीवित जीव लाखों सालों में विकसित हुए हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हम ऐसे कंप्यूटरों की बात करें जो खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये सब जितना आकर्षक है उतना ही सोचने पर भी मजबूर करता है। जब हम जीवित कोशिकाओं से कंप्यूटर बनाने और उन्हें सीखने यहाँ तक कि विकसित होने की क्षमता देने की बात करते हैं तो यकीनन कुछ गहरे सवाल भी उठते होंगे। क्या इस प्रोजेक्ट में इन नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, और ये इस प्रोजेक्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो इसे LC कहते हैं, यानी एथिकल, लीगल और सोशल इम्प्लीकेशंस, नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थ। LC जी। प्रोजेक्ट की टीम इस बात की भी जांच करेगी कि इन तकनीकों को समाज कैसे देखेगा, इन्हें कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए और इनके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है। ये क्यों इतना जरूरी है? टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है ना? यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। जब आप ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो जीवित कोशिकाओं से बनी हैं, जो सीख सकती हैं और जो शायद विकसित भी हो सकती हैं, तो टूल और जीवन के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होने लगती है। और ये कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। क्या इन जीवित मशीनों के कोई अधिकार होने चाहिए? अगर ये गलती करते हैं या कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या हम प्रकृति के साथ कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे? इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के साथ साथ गलत कामों के लिए भी हो सकता है। उसे कैसे रोका जाए? हाँ, ये सवाल तो है। इन सवालों का जवाब ढूंढना उतना ही जरूरी है जितना कि तकनीक को विकसित करना, खासकर अगर हम चाहते हैं कि इसका फायदा पूरे समाज को मिले और इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। और हाँ, UPSC जैसी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो किसी भी नई तकनीक के सिर्फ वैज्ञानिक पहलू ही नहीं, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभाव को समझना भी बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग का मामला नहीं रह जाता। फिर ये समाज, नीति और हमारी अपनी समझ से जुड़ जाता है कि जीवन क्या है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। इसलिए शुरुआत से ही इन सवालों पर सोचना बहुत जरूरी है। तो आज की सारी बातचीत का सार क्या निकालें? मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि बायो कंप्यूटिंग, खासकर बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। राइस यूनिवर्सिटी जैसे गंभीर शोध प्रोजेक्ट इसे हकीकत बनाने की दिशा में ठोस काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट। दूसरी बात, इसके पीछे की प्रेरणा, प्रकृति की ऊर्जा दक्षता की नकल करना और AI जैसी तकनीकों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का समाधान खोजना, ये एक बड़ा मोटिवेशन है। सही। और तीसरा, इसके काम करने का तरीका। ये पारंपरिक कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग है। ये सीधे रासायनिक दुनिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हाँ, और चौथी बात, इसके संभावित अनुप्रयोग जैसे स्मार्ट बायोसेंसर्स और पर्यावरण निगरानी, जो हमारे जीवन को कई तरह से बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और पांचवी, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है इसकी नैतिक, कानूनी और सामाजिक पहलू, ELCI। हमें इन पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, ये सवाल और ज्यादा अहम होते जाएंगे। तो भविष्य की ओर देखते हुए आप हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को क्या छोड़ना चाहेंगी? कोई ऐसा विचार जो उन्हें इस विषय पर और सोचने को उकसाए? एक सवाल जो मेरे मन में आता है और शायद सबके मन में आना चाहिए, जैसे जैसे कंप्यूटिंग और जीव विज्ञान के बीच की ये रेखा मिटती जा रही है, हमें शायद इस पर फिर से विचार करना होगा कि जीवन और मशीन का असली मतलब क्या है। और इससे भी बड़ा सवाल, हम इस अभूतपूर्व शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी और समझदारी से कैसे करेंगे? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों या पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा, खासतौर पर UPSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उनसे जुड़े सामाजिक नैतिक मुद्दे,
इन पर नजर रखना न केवल प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक रूप से उपयोगी है, बल्कि मेंस परीक्षा में विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने के लिए भी एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। बिल्कुल। और सामान्य जानकारी में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए ये भविष्य की एक रोमांचक झलक है। हाँ, ये समझना कि हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है, हमें उसके लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य के ऐसे विश्लेषणों से अवगत रहें। जी। अगर इस विषय को लेकर कोई और सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।